हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी विथ डीके के इस यूट्यूब चैनल पर। आज 11 मई और 11 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमने आपको पहले ही प्रॉमिस किया है कि ऑनलाइन स्टडी विथ डीके पे अब करंट अफेयर्स के जो है वीडियो डेली आपको उपलब्ध होंगे। तो ये वीडियो आपको डेली 7 बजे जो है मॉर्निंग में उपलब्ध हो जाएगा करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स फ्रेंड जितनी भी गवर्नमेंट्स एग्जाम होती है, फॉर एग्जांपल बैंक, एसएससी, रेलवे, एमपीपीएससी, आर्मी, सीआईएसएफ, जितनी भी गवर्नमेंट्स एग्जाम होती है, सभी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यानी कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है वो आते ही आते हैं। तो डेली के करंट अफेयर्स के लिए आप ऑनलाइन स्टडी विद डीके के साथ जरूर जुड़िएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सकें। तो शुरू करते हैं हम 11 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर्स। बीच बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, अगर आपको उनके आंसर्स पता है तो आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं हम 11 मई का करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने रहने का अनुमान जताया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फाइनेंशियल रिलेशन से संबंधित। तो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी जो मूडीज है उसने भारत की जो वित्तीय वर्ष जो अभी चल रहा है 2020-21, इसमें जीडीपी ग्रोथ रेट काफ़ी कम यानी कि न के बराबर 0% जो है बताई है। और मैं बता दूं, ये जो मूडीज के द्वारा जो ये रेटिंग जारी की गई है भारत की जीडीपी की, ये कोरोना वायरस के चलते जारी की गई है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा ये मानना है कि भारत जो है इस साल उसकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी वो लगभग 0% यानी कि न के बराबर रहेगी। मूडीज एक रेटिंग एजेंसी, में बता दूं आपको, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ हैं उनका नाम है रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर। ठीक है, याद रखिएगा आप। और इसके अलावा मूडीज़ ने यह भी कहा है कि अगले साल का जो वित्तीय वर्ष होगा यानी कि 2021-22, उसमें ये तेज़ी से वापसी करेगी। और मतलब भारत जो है वो तेज़ी से उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो वृद्धि करेगी। और उसने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में भारत जो है वो लगभग 6.5% के आसपास वृद्धि कर सकता है। और इसके अलावा राजकोषीय घाटे को भी उन्होंने 5.5% तक रहने का अनुमान बताया है। और एक बात और मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट, कि मूडीज़ ने जो हमारा पिछला वित्तीय वर्ष था 2019-20, उसमें भी भारत की जो ग्रोथ रेट है उसको स्टेबल पॉजिटिव ग्रोथ रेट से हटा करके जो है नेगेटिव ग्रोथ रेट में डाल दिया था। तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार और फिर दोहरा देता हूं मैं। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहने का अनुमान बताया है, तो ये बताया 0%। इसके पहले मैं बता दूं, आईएमएफ, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने भारत की जीडीपी जो है इस साल 2020-21 में 1.9% बताई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, यूएनईपी, ने गुडविल एम्बेसडर के तौर पर जो भारतीय एक्ट्रेस है दिया मिर्जा, उनका कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो ये कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 2022 तक। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और मैं आपको बता दूं, यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय है वो केन्या के अंदर नैरोबी में है। और इसके जो वर्तमान में कार्यकारी निदेशक है उनका नाम है इंगर एंडरसन, याद रखिएगा आप। तो दिया मिर्जा सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत भी हैं ये। और यूएनईपी का जो गुडविल एम्बेसडर होता है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्वच्छ वायु के प्रोग्राम है वह स्वच्छ समुद्री प्रोग्राम, वन्य जीव संरक्षण के लिए, जलवायु परिवर्तन सहित प्रमुख क्षेत्रों पर संदेश पहुंचाने के लिए काम करता है। और इसके अंतर्गत जो गुडविल एम्बेसडर जो भी रहता है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के कहने पर धन जुटाने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए भी जो है कार्य करता है। तो यूएनईपी के द्वारा हाल ही में एक्ट्रेस दिया मिर्जा का जो है कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है एक प्रकार की ये। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने कितने वक्त के लिए ज़्यादातर श्रम कानूनों को निलंबित करने का अध्यादेश जो है वो पास किया है। हालांकि ये उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अभी पास किया है, लेकिन ये श्रम विभाग से संबंधित कानून है। तो श्रम विभाग जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो ऐसी स्थिति में इसको राष्ट्रपति के पास जो है वो हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने तो इस कानून को पास कर दिया, लेकिन ये फाइनल परमिशन के लिए इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। तो वहाँ से अगर ये पास हो गया है तो ये श्रम कानून जो है ये 3 साल के लिए उत्तर प्रदेश में जो है निलंबित हो जाएंगे। तो लॉकडाउन की स्थिति के कारण जितने भी मजदूर जो है वो अन्य राज्यों में फंसे हैं, ऐसी स्थिति में
श्रम कानून को थोड़ा लचीला किया जा रहा है यहाँ पे, तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कितने वक्त के लिए, तो 3 साल के लिए श्रम कानूनों को निलंबित करने का अध्यादेश पास किया है और उसको अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा है। ये 8 मई 2020 को उत्तर प्रदेश अस्थायी श्रम कानून से छूट अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई है और सरकार का ऐसा मानना है कि लॉकडाउन के बीच आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसा किया गया है और अध्यादेश को मैंने बता दिया आपको, राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेज दिया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 साल के लिए उत्तर प्रदेश ने श्रम कानून को निलंबित करने का अध्यादेश हाल ही में पास किया है। 4th क्वेश्चन है हमारा, WHO जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कोविड-19 की उत्पत्ति और संक्रमण का जिम्मेदार हाल ही में किसे बनाया है, तो ये मतलब जो जिम्मेदार इन्होंने बताया है, ये बताया है चमगादड़ को, बैट को। WHO का ऐसा मानना है कि कोविड-19 की जो उत्पत्ति और संक्रमण है वह चमगादड़ के कारण फैला है ये। और मैं बता दूं, चीन का एक शहर है वुहान, वहीं से जो है कोविड-19 की उत्पत्ति हुई थी। तो उन्होंने बता दिया कि ये जो वायरस है ये किसी मनुष्य के द्वारा बनाया गया नहीं है और इसकी उत्पत्ति और संक्रमण जो है चमगादड़ से हुई है। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसके बारे में कुछ डिटेल में आपको बता दूं, ये जो रिपोर्ट जारी की है हाल ही में, ये ब्लूमबर्ग ने की है और WHO का मानना है कि कोरोना वायरस चमगादड़ से फैला है और यह सामान्य बिल्ली और फेरेट, जिसको हम बोलते हैं बिल्ली प्रजाति का जीव, को संक्रमित कर सकता है। और ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें ये जो रोग है कोविड-19 ये चमगादड़ से फैला है। इसके पहले भी बहुत सारे रोग जो हैं चमगादड़ से फैले हैं। मैं बता दूं आपको, 2002 में चमगादड़ से फैले सॉर्स से दुनिया भर में लगभग 750 डेथ हो गई थी और सॉर्स वायरस पहले चमगादड़ से बिल्ली और इंसानों तक पहुंचा था। इसके अलावा 2018 में केरल में निपाह वायरस का भी काफ़ी भयानक सामना करना पड़ा था भारतीयों को। तो जो भारतीय फल भक्षी चमगादड़ था, 2018 में जो केरल में निपाह वायरस फैला था वो भी चमगादड़ के कारण फैला था और इसके कारण भी वहाँ पर 17 से अधिक मौतें हो गई थी। इसके अलावा इबोला वायरस हुआ, रेबीज, हैंद्र और मार्बर्ग वायरस के मामलों में भी जो वाहक होता है वो चमगादड़ ही होता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 की उत्पत्ति और संक्रमण का जो जिम्मेदार है वह चमगादड़ यानी कि बैट को बताया है। चलिए, मैं आज आपसे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है। ठीक है, यानी कि आपको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है वर्तमान में वह बताना है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। 5वां प्रश्न है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के किस संगठन के 9304 पद जो है वो हाल ही में समाप्त करने की मंजूरी दी है, तो ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के जो पद है 9304, ये जो भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने इन पदों को समाप्त करने की घोषणा हाल ही में की है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के जितने भी 9304 पद है ये रिक्त है, यानी कि इन पद को समाप्त करने के बाद किसी की भी नौकरी जो है वो जाएगी नहीं। और मैं बता दूं इसमें थोड़ी सी डिटेल आपको, इसमें इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग जो सेवाएं हैं इसकी स्थापना वर्ष 1851 में की गई थी और इसका जो काम है वह आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, DRDO, जितने भी हमारे रक्षा सेना है को रियर लाइन इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायता करना है। ठीक है, तो यह भारत की सबसे बड़ी निर्माण एजेंसियों में से एक है और इसका जो सालाना बजट रहता है वो 13,000 करोड़ के आसपास रहता है। तो ऐसी स्थिति में इस बजट का उपयोग जो है वो अन्य रक्षा सेनाओं पर खर्च करने के काम में आएगा। और इसके जो इंजीनियर इन चीफ है वर्तमान में वह है लेफ्टिनेंट जनरल SK श्रीवास्तव। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डिफेंस से रिलेटेड, ये याद रखिएगा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के किस संगठन के 9304 पद समाप्त कर दिए हैं, तो ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के पद इन्होंने हाल ही में समाप्त कर दिए हैं। 6ठा क्वेश्चन है, श्रम ब्यूरो के नया महानिदेशक जो है कौन बने, तो श्रम ब्यूरो जिसको हम लेबर ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, तो श्रम विभाग जो है ये श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसके जो वर्तमान में मंत्री है उनका नाम है संतोष कुमार गर्ग, याद रखिएगा आप। तो श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये बने हैं DPS नेगी। DPS नेगी हाल ही में श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक जो है भारत में चुने गए हैं। ये 1985 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी हैं और श्रम ब्यूरो जिसको हम लेबर ब्यूरो के नाम से भी जानते हैं, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका काम श्रमिकों, रोजगारों और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़े जुटाना है और उनका विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करना है। ठीक है,
और मैंने बता दिया आपको कि वर्तमान में जो हमारे श्रम मंत्री है उनका नाम है श्री संतोष कुमार गर्ग। रिपीट कर देता हूँ एक बार और इस क्वेश्चन को, श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है DPS नेगी, याद रखिएगा आप। 7वां प्रश्न है, वैशाख दिवस कब मनाया गया है या इसको कब मनाया जाता है? तो वैशाख दिवस हम हर साल मनाते हैं 7 मई को। 4th वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो यह उत्सव जो है वैशाख दिवस, यह बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था और महापरिनिर्वाण भी हुआ था, और इसी दिन उन्हें बोधि यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन इनका जन्म, महापरिनिर्वाण और ज्ञान की प्राप्ति तीनों एक ही दिन हुई है। तो इसीलिए हर साल जो है 7 मई को वैशाख दिवस मनाया जाता है। भगवान बुद्ध के जन्मदिन को वैशाख दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में 1999 में पारित हुआ था, और सन 2000 से संयुक्त राष्ट्र में यह मनाया जा रहा है हर साल। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्म स्थली है, और लुम्बिनी कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछ ले तो ये नेपाल में स्थित है, याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है, किस राज्य के द्वारा पान मसाला यानी कि बीड़ी सिगरेट गुटखा जो होता है इसको 1 साल के लिए बैन किया गया है? तो ये बैन किया गया है झारखंड के द्वारा। कुछ डिटेल में इसमें आपको बता दूं तो इसमें क्या होता है कि जो झारखंड के जितने भी व्यापारी वगैरह, जितने भी मार्केट है, जितने भी मार्केट प्लेसेस है, वहाँ से सैंपल इकट्ठे किए गए थे गुटखा और पान मसाला के। तो उसमें एक घटक मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो शामिल पाया गया उसमें। तो यह जो भी सैंपल या नमूने इकट्ठे किए गए, ये खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत एकत्रित किए गए थे। तो इसमें केमिकल पाया गया मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो कि काफ़ी हानिकारक होता है मानव जीवन के लिए। तो इसीलिए 1 साल तक के लिए जो है वो झारखंड के अंदर पान मसाला गुटखा को जो है बैन कर दिया है। झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री, उनका नाम है हेमंत सोरेन। यहाँ के राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू, और रांची जो है वो झारखंड की राजधानी है। और झारखंड का जो गठन हुआ था वह 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने 37 यानी कि 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता किया है? तो इन्होंने टाटा पावर कंपनी के साथ हाल ही में एक समझौता किया है रक्षा मंत्रालय ने। और हमारे जो भारत के रक्षा मंत्री है उनका नाम है श्री राजनाथ सिंह। चलिए मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ आज, कि जो भारत के रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ सिंह, उनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसमें क्या होगा, इस अनुबंध में यानी कि जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा टाटा पावर कंपनी के साथ जो अनुबंध किया गया है, इसमें 2 बातें आपको याद रखना है। ये एक्चुअली अनुबंध 2 चरणों में किया गया है। पहले चरण में क्या होगा, एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण की जो है बात की गई है इसमें, यानी कि एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण उसमें शामिल किया जाएगा। और दूसरे चरण के अंतर्गत नेविगेशनल एड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, और टाटा पावर की बात आई तो मैं बता दूं इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली भारत में है, और टाटा पावर के वर्तमान में अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन, याद रखिएगा आप। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि हम डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और लास्ट के जो 2 क्वेश्चन होंगे वो हमारे स्टैटिक जीके से रिलेटेड होंगे। और कुछ दिन बाद हम क्विज भी स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद मैं आपसे क्विज पूछूंगा, अगर उसके आंसर आपको पता है तो आप कमेंट्स करके उसका आंसर भी बताइएगा। तो करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, पूरे देश में 9 मई को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 480 नंबर की जयंती थी महाराणा प्रताप की। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट वाला। कुछ डिटेल में आपको महाराणा प्रताप के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ है, याद रखिएगा आप। और इनके पिता का नाम राजा उदय सिंह द्वितीय और इनकी माता का नाम रानी जयवंता बाई था। 1 मार्च 1572 को इनको सिंहासन पर मतलब बिठाया गया था, याद रखिएगा। इनका राज तिलक हुआ था 1 मार्च 1572 को, काफ़ी कम उम्र में, क्योंकि इनके पिता का देहांत हो गया था। तो ऐसी स्थिति में युद्ध के लिए कुछ समय आ गया था, तो ऐसी स्थिति में इनको 1 मार्च 1572 को सिंहासन पर बिठाया गया था। और 18 जून 1576 को हुए प्रख्यात हल्दी घाटी का युद्ध भी आप याद रखिएगा। पूछा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो ये हुआ था 18 जून 1576 को, यानी कि इनके राजगद्दी पर बैठने के 4 साल के बाद ही। और महाराणा प्रताप का जो निधन है वह 29 जनवरी 1597 यानी कि 1597 को चावड़ में हुआ था, याद रखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला इनमें से कौन सा है? तो एमपी के अंदर जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है उसका नाम है छिंदवाड़ा, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला अगर आपसे जिला पूछ ले तो वो है आगर मालवा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा स्टैटिक जीके का, मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये
पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर जो है ये मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 11 मई के। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन जो आपको मिल सके। और जो हमारा ऐप है टेट सक्सेस, अगर आपने उसको डाउनलोड नहीं किया है तो PDF फाइल के लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेट सक्सेस भी जो है वो डाउनलोड कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।